जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। ये प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे विकसित किया गया है, जहाँ देश के महान नेताओं के योगदान को सम्मान दिया गया है। इस परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सरकार का कहना है कि यह स्थल युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सेवा और नेतृत्व के मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगा। इस परियोजना को कई वर्षों की योजना और विकास कार्यों के बाद पूरा किया गया है। यह इलाका पहले अनुपयोगी था, जिसे अब हरियाली और आधुनिक संरचनाओं से आकर्षक बनाया गया है। आने वाले समय में ये स्थल लखनऊ का प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र बनने की उम्मीद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाराणसी के लहरतारा क्षेत्र में प्रदेश का पहला आधुनिक तारामंडल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये तारामंडल वाराणसी में छात्रों और आम लोगों को खगोल विज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसमें ग्रहों, तारों और अंतरिक्ष की गतिविधियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा। प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य अगले वर्ष से शुरू होकर तय समय में पूरा किया जाएगा। अब तक वाराणसी में इस तरह की कोई वैज्ञानिक संरचना मौजूद नहीं थी। इस परियोजना से शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में शहर को एक नई पहचान मिलने की संभावना है। साथ ही यह तारामंडल काशी के पर्यटन को भी नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, दिल्ली में एक बड़े पार्क का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान रखा गया है। यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लिया गया। नगर निगम का कहना है कि यह नामकरण उनके योगदान और स्मृति को सम्मान देने के लिए किया गया है। ये पार्क दिल्ली के प्रमुख इलाकों में स्थित है और रोज बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। नाम परिवर्तन के साथ ही पार्क के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले को सकारात्मक कदम बताया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे नई पीढ़ी को अटल जी के विचारों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। और वहीं प्रयागराज में आज दोपहर का मौसम पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा दर्ज किया गया। संगम नगरी में ठंडी हवाओं और नमी के कारण गलन का असर साफ तौर पर महसूस किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। दोपहर के समय भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। सुबह और शाम के समय कोहरे की स्थिति ने परेशानी बढ़ा दी। बीते कुछ दिनों से लगातार ठंड बढ़ने का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने देश में 3 नई एयरलाइनों को परिचालन की अनुमति दे दी है। इन नई एयरलाइनों के जरिए घरेलू विमान सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और प्रतिस्पर्धी बनाना है। शुरुआत में ये एयरलाइंस चुनिंदा शहरों के बीच उड़ानें संचालित करेंगी। इस फैसले से यात्रियों को किराए में राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय विमानन क्षेत्र में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई एयरलाइनों के आने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, एक तो भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल बाजार बन गया है। देश में पेट्रोल पंपों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह उपलब्धि वाहनों की बढ़ती संख्या और ईंधन की मांग में वृद्धि का परिणाम है। सरकारी तेल कंपनियों ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों तक ईंधन की पहुंच पहले से बेहतर हुई है। अब कई पंपों पर वैकल्पिक ईंधन और आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। इस विकास से भारत की ऊर्जा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिली है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। वाराणसी में चर्चित कफ सिर्फ मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहाँ आरोपी भोला और शुभम की लगभग 38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई वाराणसी प्रशासन और जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है, जो लंबे समय से इस मामले की पड़ताल कर रही थी। जांच में सामने आया कि अवैध तरीके से कफ सिर्फ का कारोबार कर भारी मुनाफा कमाया गया। इसी कमाई से कई चल अचल संपत्तियां खरीदी गई, जिन्हें अब सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही है। इस मामले की पृष्ठभूमि में अवैध दवाओं के नेटवर्क का खुलासा हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम को अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अमूल जैसी कम से कम 20 और सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। ये बयान राष्ट्रीय स्तर के एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जहां सहकारिता क्षेत्र पर चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि अमूल मॉडल ने किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ पहुंचाया है। सरकार चाहती है कि इसी तरह के मॉडल दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाए जाएं। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पृष्ठभूमि में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। आने वाले समय में इसका सीधा असर किसानों की आय पर देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, राजस्थान के जालोर जिले में एक सरकारी स्कूल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस स्कूल की इमारत संसद भवन की तर्ज पर बनाई गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये भवन समाज सेवी अशोक जैन टेडू द्वारा बनवाया गया है। लोगों का कहना है कि ऐसी इमारत बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ाती है। इस स्कूल का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करना है। पृष्ठभूमि में यह इलाका शैक्षणिक संसाधनों की कमी से जूझता रहा है। अब ये स्कूल पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का केंद्र बनता नजर आ रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, देश के कई राज्यों में ठंड ने पिछले 67 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान असामान्य रूप से नीचे चला गया है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण
सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर ट्रेनें 6 से 8 घंटे तक देरी से चल रही हैं। इस स्थिति के पीछे उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को कारण माना जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। देखिए दोस्तों, एक तो अल हिंद ग्रुप के मालिक थी मोहम्मद हारिस की कारोबारी यात्रा इन दिनों चर्चा में है। एक समय बस टिकट बुकिंग से शुरू हुआ ये सफर अब विमान सेवाओं तक पहुंच गया है। अल हिंद ग्रुप ने हाल ही में विमानन क्षेत्र में कदम रखा है। इस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और सही रणनीति को वजह बताया जा रहा है। कंपनी ने धीरे धीरे पर्यटन और ट्रैवल सेक्टर में अपनी पहचान बनाई। पृष्ठभूमि में ये कहानी छोटे स्तर से बड़े सपने देखने की मिसाल है। आज ये ग्रुप हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखिए दोस्तों, कानपुर शहर के नए मास्टर प्लान को लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये योजना शहर के विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें आवास, सड़क, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे कानपुर को आधुनिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। पुराने प्लान की तुलना में इसमें कई बड़े बदलाव शामिल किए गए हैं। पृष्ठभूमि में कानपुर लंबे समय से अव्यवस्थित विकास की समस्या से जूझ रहा है। नई योजना से शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए अपात्र लोगों में बांट दिए गए। ये राशि गरीबों के लिए बने आवास के नाम पर जारी की गई थी। जांच में पाया गया कि सैकड़ों ऐसे लाभार्थी थे जो योजना के मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। ये गड़बड़ी कई जिलों में सामने आई है। पृष्ठभूमि में पहले भी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठते रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। ओडिशा में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली के बाद अब नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू करने का फैसला किया गया है। यह नियम भुवनेश्वर समेत राज्य के प्रमुख शहरों में प्रभावी किया जा रहा है। इसके तहत जिन वाहनों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। राज्य सरकार का कहना है कि प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में इस नियम के सकारात्मक असर को देखते हुए ओडिशा ने ये कदम उठाया है। पृष्ठभूमि में बढ़ते वाहनों और खराब हवा की गुणवत्ता बड़ी वजह रही है। आम लोगों से अपील की गई है कि समय रहते अपने वाहनों का पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाएं। और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें सड़क छोड़कर मेट्रो से यात्रा करनी पड़ी। मुख्यमंत्री अटल कैंटीन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान उन्होंने आम यात्रियों की तरह मेट्रो में सफर किया। ये घटना दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। पृष्ठभूमि में राजधानी में लगातार बढ़ता ट्रैफिक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने समय पर कार्यक्रम में पहुंचकर उद्घाटन किया। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया गया। पायलट ने अपनी ड्यूटी का समय पूरा हो जाने का हवाला देते हुए उड़ान भरने से इनकार कर दिया। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट या रिफंड का विकल्प दिया। नियमों के अनुसार पायलट तय समय से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता। पृष्ठभूमि में विमानन सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। घटना के बाद एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। और एक और बड़ा अपडेट, देश और दुनिया से जुड़ी कई अहम घटनाओं पर BBC हिंदी की लाइव कवरेज लगातार जारी रही। इस लाइव रिपोर्टिंग में राजनीति,